राजस्थान का एक सुनसान हाईवे जहां रात के 12 बजे के बाद कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते थे कि उस सड़क पर एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई देती है। जो भी उसकी मदद करने के लिए गाड़ी रोकता वह कभी वापस नहीं लौटता। जयपुर का रहने वाला 32 वर्षीय रोहित इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। एक रात उसे जरूरी काम से जैसलमेर जाना पड़ा। दोस्तों ने चेतावनी दी, अगर रात में उस पुराने हाईवे से जाना पड़े और कोई भी रास्ते में हाथ देकर लिफ्ट मांगे तो गाड़ी मत रोकना। रोहित हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है। रात के करीब 1:15 बजे उसकी कार उस वीरान सड़क पर पहुंची। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, रेत और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। अचानक कार की हेडलाइट में एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और धीरे धीरे हाथ हिला रही थी। रोहित ने ब्रेक लगा दिए। औरत ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दीजिए। रोहित ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वह अंदर बैठी, कार का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। एसी बंद था, फिर भी रोहित की सांस से धुआं निकलने लगा। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन अगले ही पल उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, मैं पीछे नहीं, तुम्हारे ठीक बगल में बैठी हूं। रोहित का पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया। आगे क्या हुआ, यही कहानी अगले भाग में और भी डरावनी होती जाएगी। रोहित का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने कांपते हुए अपनी गर्दन घुमाई। उसके बगल वाली सीट पर सचमुच वही सफ़ेद साड़ी पहने औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल शांत थी। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हैं? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। उसकी आंखें असामान्य रूप से काली थी, मानो उनमें कोई पुतली ही न हो। वह बोली, बस आगे, जहां सड़क खत्म होती है। रोहित को याद आया कि इस हाईवे पर आगे कोई गांव नहीं था। वहां तो वर्षों पहले बंद हो चुका एक पुराना सराय और एक टूटा हुआ कुआं था, जिसके बारे में स्थानीय लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से पुराने जमाने का एक लोकगीत सुनाई देने लगा, जबकि रेडियो कई महीनों से खराब था। कुछ ही क्षण बाद हेडलाइट झपकने लगी। फिर सड़क के किनारे एक के बाद एक कई सफ़ेद आकृतियां दिखाई देने लगीं। वे सब बिना हिले डुले कार को देख रही थी। रोहित ने डरकर आंखें बंद नहीं की। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा और आगे बढ़ता रहा। तभी बगल में बैठी औरत मुस्कुराई और बोली, अब लौटना संभव नहीं है। उसी पल कार का इंजन जोर से झटका खाकर बंद हो गया। चारों ओर ऐसा सन्नाटा छा गया कि हवा की आवाज भी गायब हो गई। और फिर कार की छत पर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। कार का इंजन बंद हो चुका था। रोहित ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। थक 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 छत पर किसी के नंगे पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे कार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चल रहा हो। रोहित के हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन कार की छत के पार कुछ दिखाई नहीं दे सकता था। अचानक धड़ाम किया, कार जोर से हिल गई। रोहित ने बगल वाली सीट की ओर देखा। वो औरत गायब थी, लेकिन उसकी जगह सीट पर गीली रेत फैली हुई थी, और उसी रेत पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने थे, जो पीछे की सीट की ओर जा रहे थे। धीरे धीरे पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। ही। रोहित की हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे। तभी कार अपने आप स्टार्ट हो गई। उसने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गया। करीब 5 मिनट बाद उसे सड़क किनारे एक पुराना जर्जर ढाबा दिखाई दिया। वहां एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर खड़ा था। बूढ़े ने हाथ उठाकर इशारा किया, बेटा, अगर जिंदा रहना चाहते हो
तो गाड़ी से नीचे मत उतरना। रोहित ने शीशा थोड़ा सा खोला। बूढ़ा फुसफुसाया, जिसे तुमने लिफ्ट दी थी वो 30 साल पहले इसी हाईवे पर मर चुकी थी और आज रात उसने तुम्हें चुन लिया है। इतना कहकर बूढ़े ने लालटेन बुझा दी। अगले ही पल ढाबा, बूढ़ा और पूरी रोशनी सब गायब हो चुके थे। रोहित ने सामने देखा, सड़क पर फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। खड़ी थी और सबकी निगाहें सिर्फ रोहित पर थीं। रोहित ने बिना एक पल गमाए एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा दिया। कार तेजी से आगे बढ़ी। उसे लगा कि वो उन परछाइयों को पीछे छोड़ चुका है, लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में उसने देखा, सफेद साड़ी वाली औरत अब सड़क पर नहीं थी। वो उसकी कार की पिछली सीट पर बैठी थी। रोहित का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे मिरर नीचे किया ताकि उसे वो दिखाई न दे। तभी कार के जीपीएस की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर कोई रास्ता नहीं, बल्कि सिर्फ एक संदेश चमक रहा था, वापस मुड़ जाओ। रोहित ने अनदेखा किया। कुछ ही मिनटों बाद वो एक पुराने पुल पर पहुंचा। जैसे ही कार पुल के बीच में पहुंची, इंजन फिर बंद हो गया। चारों ओर घना सन्नाटा था। अचानक पुल के नीचे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। रोहित ने खिड़की से नीचे झांकने की गलती कर दी। नीचे पानी नहीं था, बल्कि दर्जनों सफेद चेहरों वाले लोग उसकी ओर देख रहे थे। उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अगले ही पल वे सब एक साथ पुल की ओर चढ़ने लगे। कार जोर जोर से हिलने लगी। तभी पीछे बैठी औरत पहली बार जोर से बोली, आज कोई नहीं बचेगा। उसी क्षण कार का हॉर्न अपने आप लगातार बजने लगा। दूर अंधेरे में एक ट्रक की तेज हेडलाइट दिखाई दी। वो पूरी रफ्तार से सीधे रोहित की ओर आ रहा था और कार अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। क्या रोहित बच पाएगा? तेज रफ्तार से आता ट्रक अब बस कुछ ही मीटर दूर था। रोहित ने घबराकर फिर से चाबी घुमाई। एक बार, 2 बार, 3 बार और अचानक इंजन स्टार्ट हो गया। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा। कार पुल के किनारे से बाल बाल बची, लेकिन जब ट्रक उसके बिल्कुल पास से गुजरा, रोहित की नज़र ड्राइवर पर पड़ी। ड्राइवर की सीट खाली थी, फिर भी ट्रक पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुछ दूर जाकर ट्रक अचानक घने अंधेरे में गायब हो गया, मानो कभी था ही नहीं। रोहित ने राहत की सांस ली ही थी कि मोबाइल पर नेटवर्क आ गया। उसने तुरंत अपने दोस्त अमित को कॉल किया। फोन उठा, लेकिन दूसरी तरफ अमित की आवाज नहीं थी। वही धीमी ठंडी आवाज सुनाई दी, मैंने कहा था, अब लौटना संभव नहीं। फोन अपने आप कट गया। उसी पल मोबाइल की स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर खुल गई। तस्वीर में यही हाईवे था। एक दुर्घटनाग्रस्त कार, उसके आसपास पुलिस और कार के पास खड़ी वही सफेद साड़ी वाली औरत। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 1996। रोहित के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया, आज भी 17 जुलाई ही थी। क्या यह सिर्फ संयोग था? तभी दूर सड़क किनारे एक पुराना मील का पत्थर दिखाई दिया। उस पर धूल जमी थी, लेकिन एक पंक्ति साफ पढ़ी जा सकती थी, जो यहां आधी रात के बाद रुकता है, वो सुबह तक इंसान नहीं रहता। रोहित ने निगलते हुए आगे देखा। सड़क फिर से उसी जगह पहुंच गई थी जहां उसने पहली बार उस औरत को लिफ्ट दी थी। वो समझ गया, वो इस हाईवे के अंतहीन चक्कर में फंस चुका है। रोहित ने घड़ी की ओर देखा। रात के 2:17 बजे। उसे याद था कि पिछले 1 घंटे से वो लगातार गाड़ी चला रहा था, लेकिन घड़ी की सुइयां जैसे आगे बढ़ ही नहीं रही थी। उसने पूरी रफ्तार से कार दौड़ाई। कुछ किलोमीटर बाद फिर वही टूटा हुआ मील का पत्थर सामने आ गया। फिर वही सूखा पेड़, फिर वही जंग लगी बस स्टॉप। अब उसे यकीन हो गया, वो किसी ऐसे रास्ते में फंस चुका था जहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। तभी कार के डैशबोर्ड पर अपने आप धूल से, पीछे मत देखना,
रोहित ने गहरी सांस ली और सामने ही देखने लगा। लेकिन तभी पीछे से उसकी मां की आवाज आई, रोहित बेटा, एक बार पीछे तो देख। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी मां की होती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन उसे बूढ़े आदमी की बात याद आ गई, जो भी आवाज सुनो, भरोसा मत करना। उसने पीछे नहीं देखा। अचानक कार के अंदर तेज ठंडी हवा चलने लगी। फिर एक एक करके सभी शीशों पर हथेलियों के निशान उभरने लगे। दाएं, बाएं, पीछे और आखिर में सामने वाले शीशे पर भी। दर्जनों हथेलियां कांच पर ऐसे दब रही थीं, मानो कोई अंदर घुसना चाहता हो। रोहित ने कांपते हाथों से भगवान का नाम लिया और एक्सेलरेटर दबाए रखा। उसी समय दूर अंधेरे में एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर के बाहर एक दीपक जल रहा था और उसके सामने एक साधु खड़ा था। उसने दूर से ही हाथ उठाकर रोहित को रुकने का इशारा किया। लेकिन क्या वो सचमुच इंसान था या इस शापित हाईवे का एक और छल? रोहित का पैर ब्रेक पर जाने ही वाला था, लेकिन उसे फिर वही चेतावनी याद आई, रात में किसी पर भरोसा मत करना। उसने कार धीमी की पर रोकी नहीं। तभी साधु ने अपनी कमंडल से पानी की कुछ बूंदें सड़क पर छिड़कीं। जैसे ही कार उन बूंदों के ऊपर से गुजरी, अचानक पीछे से आती फुसफुसाहटें बंद हो गईं। कार के भीतर छाई बर्फ जैसी ठंड भी धीरे धीरे कम होने लगी। रोहित ने पहली बार राहत की सांस ली। साधु ने ऊंची आवाज में कहा, बेटा, अगर बचना है तो उस औरत की आंखों में मत देखना, वह तुम्हारे डर से ताकत पाती है। यह कहकर उसने रोहित की ओर एक छोटा सा ताबीज उछाल दिया। रोहित ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही ताबीज उसके हाथ में आया, कार के अंदर एक तेज चीख गूंजी। वह सफेद साड़ी वाली औरत कुछ पल के लिए धुएं जैसी बनकर गायब हो गई। लेकिन अगले ही क्षण आसमान पर घने काले बादल छा गए। बिजली चमकी और उस रोशनी में रोहित ने देखा, हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। वे सब एक साथ उसकी ओर मुड़ी और धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। तभी कार का जीपीएस फिर जल उठा। इस बार उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, सच जानो, पीछे नहीं। रोहित ने समझ लिया कि इस हाईवे से बचने का रास्ता बहुत दूर भागने में नहीं, बल्कि उस शाप का रहस्य जानने में छिपा है। उसने कार मोड़ी और पहली बार उसी पुराने वीरान रास्ते की ओर बढ़ गया जहां से यह सब शुरू हुआ था। उसे नहीं पता था कि वहां उसका सामना किससे होगा, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। रोहित ने कार उसी कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। कुछ देर बाद हाईवे पीछे छूट गया और सामने रेत के टीलों के बीच एक पुरानी जर्जर हवेली दिखाई दी। उसकी टूटी हुई दीवारों पर समय के निशान थे। खिड़कियां बिना हवा के भी चरमराने लगी। मुख्य दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही रोहित भीतर गया, उसे लगा मानो हवेली वर्षों से किसी का इंतजार कर रही हो। अंदर धूल से ढकी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर पर उसकी नज़र ठहर गई। उसमें एक खुशहाल परिवार था और बीच में खड़ी वही सफ़ेद साड़ी वाली युवती। लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा नाम पढ़कर रोहित चौंक गया, मीरा, 1996। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, वो कभी भूत नहीं थी। एक बहुत बूढ़ी महिला हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मीरा की मौत हादसा नहीं थी, उसे धोखा दिया गया था। उसकी शादी की रात कुछ लोगों ने उसका पीछा किया। उसकी कार इसी हाईवे पर पलट गई। किसी ने उसकी मदद नहीं की और वो वही तड़पती रह गई। बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आखिरी इच्छा थी कि कोई उसे बचाए, लेकिन कोई नहीं आया। तभी से उसकी आत्मा हर रात किसी न किसी मुसाफिर को रोकती है। रोहित ने पूछा, तो उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? बूढ़ी महिला ने जवाब देने के बजाय कांपते हुए हवेली के सबसे अंधेरे कमरे की ओर इशारा किया।
उस सवाल का जवाब वहाँ है। रोहित ने धीरे धीरे उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर पूरा अंधेरा था। अचानक कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी अपने आप घूमी और उस पर सफेद साड़ी में बैठी मीरा धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी ओर उठाने लगी। कमरे में सन्नाटा था। मीरा ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि गहरा दुख था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती थी। मैं तो बस चाहती थी कि कोई मेरी आखिरी पुकार सुन ले। रोहित ने कांपते हुए पूछा, फिर लोग क्यों गायब हो जाते थे? मीरा बोली, जो लालच, घृणा या बुरे इरादे से इस रास्ते पर आते थे, वे अपने ही डर में भटक जाते थे। लेकिन जो सच्चे मन से किसी की मदद करना चाहते थे, उन्हें मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर उसने हवेली के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां रेत के नीचे एक पुराना लोहे का संदूक दबा था। रोहित ने उसे खोला। अंदर मीरा की शादी की चुनरी, कुछ चिट्ठियां और एक अधूरा पत्र था जो उसके परिवार तक कभी नहीं पहुंच पाया था। रोहित ने अगले दिन पुलिस और गांव वालों की मदद से उस जगह की जानकारी दी। वर्षों बाद मीरा की पहचान आधिकारिक रूप से दर्ज हुई और उसके परिवार ने पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कराया। उस रात अजीब फुसफुसाहटें सुनाई ही नहीं दी। हाईवे पर पहली बार वो सफेद साड़ी वाली आकृति भी कभी दिखाई नहीं दी। कुछ महीनों बाद रोहित फिर उसी सड़क से गुजरा। वही सुनसान रास्ता, वही रेगिस्तान, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लगा। सड़क किनारे उसे एक छोटी सी पत्थर की पट्टिका दिखाई दी, जिस पर लिखा था, किसी अजनबी की मदद करने से पहले सावधानी रखे, लेकिन इंसानियत कभी मत छोड़े। रोहित मुस्कुराया, कार आगे बढ़ाई और उगते सूरज की रोशनी में वह हाईवे पीछे छूट गया। लोग आज भी उस सड़क की डरावनी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग कहते हैं, अगर आपका मन साफ हो तो उस रास्ते पर अब सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है, किसी आत्मा की नहीं।